आइए दोस्तों, आज फिर मिलते हैं एक डायनामिक यंग क्रिकेट कोच से, ज्वाला सिंह सर से, और जानते हैं उनके बारे में। ज्वाला सर, मैं आपके बारे में ये जानना चाहता हूँ कि ये आपका क्रिकेट का सफर कैसा रहा, कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलूंगा, क्रिकेट ग्राफ को थैंक्स बोलूंगा मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम सब इतने दिनों से बैठे हुए हैं लॉकडाउन्स में, और बहुत क्यूरियोसिटी है कि हम एक दूसरे से बात करें, मिल तो नहीं पा रहे। तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स कोचेज आके अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं और बहुत सारे नॉलेज पास कर रहे हैं। जी, मेरा जो क्रिकेट है वो बड़ा ही लंबा रहा है। और मैं एक्चुअली गोरखपुर से 1995 में यहाँ पे, जब सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली बहुत फेमस हुए थे, तो उनको टीवी पे देख के मुंबई आया हुआ था क्रिकेटर बनने के लिए। और उस टाइम पे ऐसा था कि इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं था। और बस मैं अपने घर पे जिद कर लिया कि मुझे अगर क्रिकेट खेलना है तो मुझे मुंबई में ही खेलना है जाके, और मुझे कहीं खेलना ही नहीं है। मेरे डैड ने बोला कहीं और चले जा, इतना दूर कैसे जाएगा। मैंने बोला नहीं, अगर खेलना है तो वहीं खेलना है और आचरेकर सर के अंडर में ही खेलना है। तो मेरे फादर, मतलब हम लोग बहुत मिडिल क्लास से थे, मेरे फादर को पता था कि ये जर्नी बहुत मुश्किल होने वाली है। इतने दूर आने के बाद बहुत सारे पैसे लगेंगे, कोई रिलेशन हमारा कोई नहीं था, किसी के साथ कोई जान पहचान नहीं था। बट मेरी जिद के आगे मेरे फादर बोले कि ठीक है, तुमको जाना है तो जाओ। और मैं जब 13 साल का था तो मैं मुंबई आ गया और आचरेकर सर से मिला। आचरेकर सर ने मुझे बहुत अच्छा हैंडल किया। उन्होंने शारदाश्रम में मेरा बिल्कुल। एडमिशन करा दिया, और वहां से मेरा क्रिकेट स्टार्ट हो गया। मैंने स्कूल क्रिकेट खेला, जूनियर क्रिकेट में भी मैंने अच्छा किया। लेकिन मैं ग्राउंड के बाहर, अब मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। जैसे कि मेरा कोई रिलेटिव नहीं था, कोई फैमिली मेंबर नहीं था, तो बहुत कभी कभी परफॉर्मेंस नहीं होता था तो बहुत डिसअपॉइंटिंग होता था। कभी कभी ऐसा होता था कि लगता था कि बहुत अकेला हूँ, और बहुत स्ट्रगल था उस टाइम पे। और बाद में ऐसा हुआ कि मैंने भी थोड़े मिस्टेक्स किए। अब मैंने और कुछ दोस्तों को बुला लिए मुंबई क्रिकेट खेलने के लिए, और वो लोगों ने मेरे एक्सपेक्टेशन पे नहीं खैर खरे उतरे। और मैं बहुत ट्रबल में आ गया। 2-3 साल बहुत स्ट्रगल किया, क्रिकेट खेल रहा था ग्राउंड के अंदर, और बाहर की दुनिया में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं था, मेरे पास खाने को कभी कभी पैसे नहीं होते थे, क्योंकि ये सारी चीजें मैं अपने फादर को नहीं बता सकता था। क्योंकि स्टार्ट का 2-3 साल मेरा बहुत अच्छा गया था और मुझे बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिल गए थे, और मुझे रहने वहने के लिए भी अच्छी अरेंजमेंट कर दिया था। शारदाश्रम के बाद मैं रिजवी कॉलेज में गया, वहाँ पे रिजवी कॉलेज की तरफ से मुझे रहने के लिए अरेंजमेंट कर दिया गया था। तो बहुत अच्छा स्टार्ट में था, लेकिन मेरी कुछ गलतियों की वजह से बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और इसी तरीके से आज इतने साल मुंबई में निकाल के आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। ग्रेट, यानी काफी कठिनाइयों से भरा रहा सफर आपका, गोरखपुर से मुंबई। ज्वाला सर, एक पूछना चाहूंगा कि मुंबई क्यों चुना आपने? दिल्ली भी करीब था आपके, यूपी में आप, यूपी में भी क्रिकेट है। मैं 95 का क्रिकेट की बात करूँ तो वहां भी अच्छे अच्छे प्लेयर होके गए सब। 95 आप देखो, यूपी की टीम भी। तो मुंबई ही ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी चीज रही जो इंस्पिरेशन करते रहे कि मुंबई जाना है भाई हमको? मैं उस टाइम बहुत छोटा था, और मुझे सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली बहुत पसंद ओके। थे। स्पेशली उस टाइम पे विनोद कांबली जो बैटिंग करता था, वो आप सबको पता जी। है क्या लेवल पे बैटिंग करता था। तो मुझे लगता था कि मैं अगर क्रिकेट मुझे खेलना है तो इन्हीं, ये दो जो क्रिकेटर जहां से क्रिकेट खेल के ऊपर आए वहीं जाना है। मेरे डैड ने बोला भी, कुछ मेरे वहाँ पे लोकल कोचेस थे, उन्होंने भी बोला कि दिल्ली चले जाओ, एक रात का सफर है, वहाँ पे लैंग्वेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लखनऊ चले जाओ, मेरा लखनऊ के स्पोर्ट्स कॉलेज में भी मेरा बिल्कुल। हो गया था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे क्रिकेट अगर खेलना है तो मुझे मुंबई में ही खेलना है। और बहुत जिद कर लिया मैं, और मेरे फादर बहुत परेशान हो गए मेरे से इनफैक्ट। और वो ढूंढने लगे कि कोई मुंबई में मिल जाए। और बहुत बहुत स्ट्रगल था एक्चुअली, क्योंकि उस टाइम पे कुछ पता ही नहीं था। और मैं मुंबई आ गया, पता नहीं कैसे आ गया, और एड्रेस ढूंढता था कि शारदाश्रम स्कूल किधर है, और आचरेकर सर कहाँ मिलेंगे। तो इस तरीके से वो मुंबई का अट्रैक्शन था टाइम पे। क्रिकेट में 90s के दौर में इंडिया हीरो कप जीता था, मैं जी। बहुत छोटा था। और उस टाइम पे सचिन कामली बहुत ज्यादा उनका क्रेज था, तो मुझे लगा कि अगर मुझे क्रिकेट खेलना है तो इनके जैसा ही खेलना है। और इन ये जिस जहां से भी ये लोग निकले हैं, उस टाइम पे एक मैगजीन आती थी क्रिकेट सम्राट, आज भी वो आती है।
और फिर मैं वो क्रिकेट सम्राट मैगजीन बहुत पढ़ता था, नॉर्थ में बहुत फेमस मैगजीन है, और उसमें बार बार सचिन के स्टोरीज आते थे, विनोद के स्टोरीज आते थे। बाद में अमोल मजुमदार भी उस टाइम पे हिट हो गया था। तो मुझे जी। लगा कि यार बस यही एक जगह है जहाँ पे मैं जाके कुछ अच्छा कर सकता हूँ। और फिर मैं अपने घर पे पूरा जिद कर लिया कि मुझे जाना है तो यहीं पे जाना है और कहीं जाना ही नहीं है। इनफैक्ट जब मैं मुंबई आया तो मेरे पास और भी कुछ स्कूल्स के ऑप्शंस थे, लेकिन मैं बोला नहीं, अगर करना है तो यहीं करना है, नहीं तो फिर मैं वापस चला जाऊंगा और फिर नेक्स्ट ईयर आऊंगा। तो आचरेकर सर ने भी मुझे ऑप्शन दिया था मिलने के बाद, क्योंकि मैं बहुत लेट आया था। लेकिन मैंने बोला नहीं सर, मुझे यही साल रहना है। और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली सर को भी अच्छा लगा मेरा कि मैं यहाँ पे रहूं। एंड देन वहां से मेरी क्रिकेट स्टार्ट हो गई। मैं 8th स्टैंडर्ड में शारदा में मेरा एडमिशन हुआ। फिर वहाँ पे स्कूल क्रिकेट खेला मैंने, वहाँ पे अच्छा किया। फिर स्लोली स्लोली ऐसे जूनियर क्रिकेट में भी मैं अच्छा कर रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रॉब्लम वही था कि मैं बहुत छोटा था और मैं बहुत अकेला था। और मैं बहुत सारे डिसीजंस बिना अपने पेरेंट्स को लिए ले लिया। जैसे कि मेरे फादर ने बहुत अच्छी जगह मेरा रहने का अरेंजमेंट कर दिया था, बट देन मैंने कुछ फ्रेंड्स मेरे पीछे पड़ गए कि हमको भी आना है। तो मैंने मेरे फादर के अगेंस्ट जाके वो उनको बुला लिया, और फिर जहाँ पे मैं रहता था वहां से हम सबको निकाल दिया। और फिर आप बहुत स्ट्रगल था, हम थी, सबका स्ट्रगल था। अ, हम लोग करीब एक हफ्ते तक वीटी स्टेशन पे सोए थे बारिश के क्या टाइम बात पे। है। हम लोग रोज दिन भर घूमते थे, रूम ढूंढते थे, और रूम तो कहीं मिलता नहीं था, एकदम नए थे मुंबई में, 7-8 मंथ्स हुए थे मुझे। और अलग अलग, और पैसे भी नहीं थे, और मेरा प्रॉब्लम था कि मैं अपने फादर को भी नहीं बता सकता था कि मैंने किसी और को भी बुलाया है। तो हम लोग रूम ढूंढते थे, कहीं रेलवे स्टेशन, कुछ पता नहीं था, मुंबई का कुछ भी पता नहीं था। मुझे 7 या 8 महीने हुए थे, और उन लोग तो जस्ट 15-20 दिन या 1 महीना हुआ था। तो हम लोग को एक और रूम मिला, और उसने भी हमारे साथ चीटिंग किया। उसने हमको 1 महीना रखा, और बाद में फिर 1 महीने के बाद डबल रेंट लेने के चक्कर में हमको निकाल दिया। तो हम लोग वापस से रास्ते पे आ गए, और फिर हम लोग रास्ते पे जाके घूमने लगे। एक एक हफ्ते तक हम लोग नेशनल के विकेट पे सोते थे, जाके पेपर बिछा के। रात को जाते थे और पेपर बिछा के नेशनल के विकेट्स पे सोते थे। और फिर ऐसे बहुत स्ट्रगल था। देन बहुत सारे ऐसे टाइम आए। तो मेरा जो क्रिकेट था इसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी थी जो मैं फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं करता था। ग्राउंड पे जाता था, मैं दिलीप वेंगसरकर एकेडमी में भी था, बाद में मैं एमआईजी एकेडमी में भी था, और क्रिकेट अच्छा चल रहा था। लेकिन बाहर की दुनिया में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, बिकॉज मेरे पास कुछ भी नहीं था इनफैक्ट। और वो मेरी मेरी गलती की वजह से मैं बोलूंगा, मेरे फादर को उसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, लेकिन मैं दूसरों को हेल्प करने के चक्कर में बहुत सारे मिस्टेक्स करते गया। और देन जब मैं कॉलेज क्रिकेट में गया, जब मैं थोड़ा सा जूनियर क्रिकेट में अच्छा करके कॉलेज क्रिकेट में गया, तो मुझे फिर सर मेरे कोचेस बोलते थे, उस टाइम संदीप पाटिल सर मेरे कोच थे, वो भी बोलते थे। और मैं फास्ट बॉलर था, तो मैं ओवर प्रैक्टिस करता था। मुझे लगता था कि ज्यादा प्रैक्टिस करने से ज्यादा जल्दी मैं अच्छा क्रिकेट खेल लूंगा, और अननेसेसरी फिटनेस करता था। और नेट्स में 5-5, 6-6 घंटे जाके बॉल डालता था। और फिर मुझे बहुत सारे इंजरीज होने लगे, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे किसी के साथ शेयर करता था तो लोग बोलते थे तू गांव चले जा। और मैं अगर घर पे बताता तो बोलते हाँ ठीक है, अच्छा है, तू हो गया तेरा क्रिकेट, अभी तू गांव आ जाए, हमारे पास सब कुछ है, क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा है। तो यस, बहुत डिफिकल्ट टाइम था। अच्छा क्रिकेट खेलते खेलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे, बट एंड ऑफ द डे मेरी इंजरीज ने मुझे बहुत परेशान किया। और काफी क्रिकेट खेला, लेकिन वो क्रिकेट जो मैं स्टार्ट में, जो मेरा स्पार्क था, वो धीरे धीरे कम होते गया, और फिर जो क्रिकेट में खेल सकता था शायद मैं नहीं खेल पाया। और देन आफ्टर आई चूज डिफरेंट थिंग्स, और आज मैं यहाँ हूँ। नहीं मीन्स एक जैसे एक पिक्चर की स्टोरी बनती है ना भाई, आते हैं फिर मुंबई में रहना, स्ट्रगल करना, बिल्कुल एक मिलती जुलती स्टोरी बनती है आपकी भी। अभी मैं एक गोरखपुर में भी रेलवेज की टीम, मैंने सुना बहुत अच्छी टीम हुआ करती है रेलवेज के, वहाँ के भी गोरखपुर के भी कुछ बच्चे मुंबई में आके अंडर 19 वगैरह एनडीआर खेले। की हाँ, तो उनकी भी टीम है वहाँ भी क्रिकेट। तो वहाँ के कोच कौन, पहले कोच कौन रहे आपके जिसने आपको क्रिकेट में लाया? मैं सबसे पहले जो मेरे कोच थे विनय सक्सेना सर थे, जी। और उनके कैंप में मैं गया था। और उसके बाद फिर मैंने लखनऊ के स्पोर्ट्स कॉलेज में ट्रायल दिया था, वहाँ पे दीपक शर्मा सर थे। तो वहाँ भी मैं मीन्स गया था, लेकिन बाद में मैंने मुंबई आने का डिसीजन ले लिया। लेकिन विनय सक्सेना सर ने मुझे गोरखपुर में बहुत हेल्प किया।
और यस, गोरखपुर में बहुत अच्छा अच्छा क्रिकेट है, यूपी में भी बहुत अच्छा क्रिकेट है। वहाँ पे अब तो यूपी काफी इम्प्रूव हो गया, लेकिन उस टाइम ऐसा था कि जानकारी नहीं थी कोई। मे भी शायद जी। मुझे अगर पहले इतना इन्फॉर्मेशन मेरे पास होता तो शायद मैं मुंबई नहीं आता और मैं यूपी से ट्राई कर रहा होता। लेकिन उस टाइम पे मीन्स कुछ में, पता नहीं था, कुछ नहीं पता यानी कि, नहीं था कि क्रिकेट क्या होता है। बिल्कुल नहीं, यानी कि हम्म। मुंबई में आके जो स्ट्रगल किया, उतना स्ट्रगल तो आप मेरे ख्याल से यूपी, आप यूपी स्टेट खेल लेते हैं, रणजी ट्रॉफी वगैरह खेल लेते हैं, अच्छा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बन जाते हैं वहाँ। ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं क्रिकेट के ग्राउंड के बाहर जो मेरा स्ट्रगल था वो नहीं करता तो मैं बहुत अलग लेवल का क्रिकेट खेलता। इतने स्ट्रगल बिल्कुल। के साथ भी मैं मुंबई में काफी क्रिकेट खेला। आई वाज जूनियर क्रिकेट में काफी अच्छा था। उसके बाद भी मैं अलग अलग स्टेट में जाके प्रोफेशनल क्रिकेट खेला। मैं त्रिपुरा में खेला, मैं हैदराबाद में खेला, वहां पे भी टॉप लेवल का ही क्रिकेट खेलता था, टॉप टीम से खेलता था। और मैं 2001 में त्रिपुरा के स्क्वाड में भी आया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इंजरीज बहुत होते थे, बार जी। बार। जब जो मेरा इनिशियल प्रैक्टिस जो क्रिकेट था, स्कूल क्रिकेट और कॉलेज क्रिकेट और अंडर 19 का क्रिकेट, उस टाइम पे ना मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला। और जो लोग गाइड भी कर रहे थे मैंने उनको सीरियसली नहीं लिया। मैं सबको सब कुछ दूसरों को नहीं बोलूंगा। जब आप फेल होते हो तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो मुझे वो गाइडेंस मिलता भी था तो शायद मेरा पागलपन इतना था कि मुझे लगता था नहीं, ये लोग तो खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मुझे भी मना कर रहे हैं करने के लिए। तो मैं ओवर प्रैक्टिस करता था। और चूंकि मेरा क्रिकेट के बाहर का स्ट्रगल बहुत मुश्किल था, आपको मैं अगर बताऊं तो मैं 1998 से लेके 1999 से लेके 2003 तक मैं 21 जगह पे रहा मुंबई में। 21 जगह मैंने क्या? चेंज किए। और 3 साल तो मैं एक जिम में रहता था। अभी मैंने वहां पे एक इंडोर भी बना दिया वाकोला में। तो जी। 3 साल में एक जिम में रहता था, और वो जिम का लाइफ, 1 साल में एक दूध के डेयरी में रहा हूँ। एक पूरा साल मैंने एक दूध के डेयरी में निकाला है। वहां पे सुबह 6 बजे उठना होता था, और 6 बजे के बाद तो ऑप्शन ही नहीं था सोने का क्योंकि ग्राहक आने शुरू हो जाते थे। तो 6 बजे मैं उठता था, और फिर 10 बजे जब वो दूध की डेयरी बंद होती थी तभी मुझे रात को वहां पे एंट्री मिलता था। मीन्स रात को सोने के लिए वहां पे था। और एक ही बाल्टी में मैं नहाता था, एक बाल्टी पानी मिलता था उसमें मैं नहाता था। और पब्लिक टॉयलेट यूज करता था। वहां पे पब्लिक टॉयलेट कभी कभी ऐसा होता था, इतने जोर का प्रेशर बनता था और वहाँ लाइन में खड़े हैं तो बहुत मुश्किल का प्रॉब्लम था, क्योंकि वो 5 बजे खुल देते थे। एक ऐसे नॉर्मल सा जिम था। एक हमारे एरिया के एमएलए हैं अभिराम सिंह, उनको पता चला तो उन्होंने बोले जिम में रहोगे क्या? तो मैंने बोला जी। ठीक है, अभी कहीं जगह नहीं तो मैं जिम में रह लेता हूँ। तो मैं जिम में रहता था, और वो जिम में ऐसा था कि बगल में गटर था बहुत बड़ा। और जब मैं फर्स्ट नाइट गया तो मुझे आइडिया नहीं था कि वो जिम कैसा है। और मुझे याद है अभी भी, ऐसे व्हाइट कलर का मैंने चादर बिछाया था, और मैं सो गया, और रात को इतने मच्छर काटने लगे कि मैं उठ के बैठ गया। और जब मैंने लाइट ऑन किया तो मेरे उस बिस्तर पे खाली मच्छर ही मच्छर थे। मुझे लगा मुझे तो मलेरिया हो जाएगा, मैं भाग जाऊं यहाँ से, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। फिर समहाउ मैंने वो जिम में भी तीन तीन साल निकाला, और बहुत ट्राई किया अच्छे लेवल के क्रिकेट में जाने के लिए। लेकिन मैंने वही बोला कि क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर एक अलग स्ट्रगल होता है, और क्रिकेट ग्राउंड के बाहर अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, और आप ऐसी सिचुएशन में था कि मेरे फादर या मदर को मैं बता नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं बताता तो मुझे तुरंत बुला लेते। तो वो फियर में कभी मैं जब भी गांव जाता था हमेशा बोलता था, अरे नहीं, मेरा बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ से पैसे मिल रहे हैं, मुझे वहां से पैसे मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो लोग कभी आते नहीं थे। तो ये सारी वजहों के वजह से शायद आपने सही बोला, अगर मुझे ये सारे स्ट्रगल नहीं होते तो मैं शायद बहुत हायर लेवल का क्रिकेट खेल खेल गया होता। बट मुझे अभी कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो मेरे पास था मैंने सब कुछ डाला। और इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत ईमानदारी से मेहनत की, बहुत सिंसियर था जब तक मैं एज अ प्लेयर खेला, और अभी भी मैं सिंसियरली काम करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, और फ्रैंकली स्पीकिंग तो आई एम मोर देन हैप्पी। क्योंकि अगर मैं शायद थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल भी लेता, थोड़ा बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल लेता, तो मैं सेटिस्फाइड हो जाता मेरी जिंदगी में। लेकिन मैं नहीं खेल पाया, तो मुझे मेरे अंदर का जो फायर था वो अभी भी है, और अभी भी ऐसा लगता है जिंदगी में कुछ करना है। और मैं अगर बताऊं, एंड ऑफ द डे आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आपका अंत भला है,
अगर आप इंड अच्छा कर सकते हो तो सब कुछ सही है। तो मुझे लगा कि सक्सेसफुली बनना है तो कुछ और भी करके बन सकते हैं। फिर मैंने मेरा पढ़ाई कंप्लीट किया, मैंने एमबीए किया स्पोर्ट्स में, और फिर धीरे धीरे मैं थोड़ा सा क्रिकेट कोचिंग में आ गया, और मैं थोड़े कुछ बच्चे आने लगे, मैं उनको गाइड करने लगा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने वो एमसीसी क्रिकेट क्लब स्टार्ट किया। बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं उस टाइम पे टूर्स ऑर्गेनाइज करता था अलग अलग जगह पे। नेपाल में नया नया क्रिकेट शुरू हुआ था, और फिर वहां पे मेरे जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर विनय राय पांडे थे, तो एक बार उनसे मेरी बात हो गई, तो बोले अगर आप मुंबई में हो और वहां से अगर कोई टीम आ सके हमारा क्रिकेट इम्प्रूव करने के लिए तो आप ला सकते हैं क्या। उन्होंने मुझे ऐसा बात किया फोन पे किसी के थ्रू, तो मुझे लगा कि अच्छी चीज है, और चूंकि गोरखपुर और नेपाल बहुत पास पास में था, तो मैंने बड़ा अच्छा एक प्लान कर लिया कि हर जब भी मैं फ्री होता था मैं यहाँ से कुछ बच्चों को इकट्ठे करता था, और फिर उनको मैं गोरखपुर लेके जाता था, लखनऊ लेके जाता था, उनको अच्छे ग्राउंड्स में मैचेस खिलाता था। ये छोटे छोटे बच्चे जो जो आजाद मैदान या क्रॉस मैदान में खेलते हैं, बड़े बेसिक लेवल के बच्चे होते थे, उनको लेके जाता था और अच्छे अच्छे ग्राउंड्स में अच्छी अच्छी टीम्स के साथ मैच खिलाता था। पेपर में उनका वहाँ पे अच्छा कवरेज आता था। फिर नेपाल जाते थे, वहाँ पे बहुत अच्छा वेलकम होता था। तो मुझे पहले तो एक या दो बार मुझे लगा कि बस ऐसे ही करना है, बस दैट्स इट। लेकिन बाद में ऐसा होता था, हर 6 महीने के बाद वापस 7-8 लड़के आते थे, बोलते थे सर वापस कब जाना है, हमको वापस चलना है आपके साथ। तो मुझे लगा कि अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने थोड़े बहुत टूर्स ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए, मैंने कुछ टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए, और मैनेजमेंट का स्किल तो मेरे पास था, पहले से ही था, तो मुझे ज्यादा कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। और इसी तरीके से मैंने एमसीसी क्रिकेट क्लब स्टार्ट किया, और मुझे बड़ा अच्छा नाम मिल गया। लकीली मैंने बहुत सर्च किया तो ये किसी के पास था नहीं, और मैंने ट्रेडमार्क वगैरह मुझे मिल गया, तो ये क्लब मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने ज्वाला स्पोर्ट्स फाउंडेशन भी स्टार्ट कर दिया। उसका एम था कि मैं एक्चुअली ज्वाला फाउंडेशन का एम था कि हम लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, और एमसीसी का जो एम है वो है कि एकेडमीज और कोचिंग पे ज्यादा ध्यान देना। तो इस तरीके से दोनों पैरेलली चल रहा है। ज्वाला, सफर तो काफी कठिनाइयों से भरा रहा, इंजरी पार्ट रहा, अभी आप कोचिंग में हो, तो ये जो ट्रेडिशनल पहले की कोचिंग जो हुआ करती थी, जब 95 की बात कर रहा हूँ मैं, आपका जो पीरियड था 2005 तक का, और आज की कोचिंग में आप क्या सजेशन करोगे? अभी तो बायोमैकेनिक्स आ गया, फिजियो आ गया, ट्रेनर आ गया, दुनिया भर के आपके साथ में चलते हैं, तो उससे परफॉर्मेंस तो एनहांस होगा ही। तो ये बेनिफिट अगर आपको मिलता तो आज कोचिंग में होके आपको ये बात का पता चलता रहेगा कि क्या फर्क है। तो आप यंग बच्चों को क्या कहना चाहोगे इस समय? देखिए, कोचिंग में भी अलग अलग लेवल होते हैं। अभी आप किसको कौन से लेवल पे क्या दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से जैसे मैंने आचरेकर सर के साथ था, तो मैंने उनका एक बहुत अच्छा क्वालिटी मैंने उनसे लर्न किया, या मैं बहुत जगह जाता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि बच्चे के अंदर टैलेंट क्या है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा, क्योंकि अगर मैं कोच हूँ और मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को सिखाया है, या कोई भी एक कोच है वो बहुत सारे अलग अलग लेवल के प्लेयर के साथ काम कर रहा है, कोई इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट खेल रहा है, कोई फर्स्ट क्लास खेल रहा है, कोई क्लब क्रिकेट खेल रहा है, कोई स्कूल खेल रहा है, तो बेसिकली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसको क्या सिखा रहे हो, क्योंकि सबकी जरूरतें अलग होती हैं। अगर आप एक स्कूल क्रिकेटर को बायोमैकेनिक्स के बारे में बताओगे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि अभी उसका जो बेसिक्स है वही सेटल डाउन नहीं है। अगर आप स्कूल क्रिकेटर को बहुत ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व कर दोगे तो शायद वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम जरूरी है कि उसका जो टैलेंट है एटलीस्ट एक लेवल पे आए। अगर 12 साल 13 साल 14 साल के बच्चों को हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे बायोमैकेनिक्स और ये सब चीजों में, तो बेसिकली दे विल गेट कंफ्यूज, और वो जो खेल सकते हैं वो क्रिकेट वो भी नहीं आएगा। तो ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे ये प्लेयर्स का लेवल इंप्रूव होता है, जैसे अगर कोई लड़का अंडर 19 लेवल खेल रहा है या 16 स्टेट खेल रहा है, तो यस, वहां पे जरूरी है कि उसको बायोमैकेनिक्स सिखाया जाए। बायोमैकेनिक्स बेसिकली उनको ये समझ में आएगा कि उनकी बॉडी किस तरीके से काम करती है, व्हाट इज द अलाइनमेंट, व्हाट इज द हाउ टू गेट द बैलेंस। तो मेरे हिसाब से अलग अलग लेवल पे अलग अलग फीडिंग करना चाहिए, और एज अ कोच आपको ये समझना चाहिए कि किसकी जरूरत क्या है। क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ रहता हूँ, जैसे आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद वसीम एंड चामिंडा वास, रंगना हैरात, ये सब मेरे एकेडमी में आते हैं। तो मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, और मैं देखता हूँ कि ये लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन प्लेयर्स के माइंड में क्रिएट नहीं करते हैं।
बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं और उन चीजों पे ध्यान देते हैं जो इफेक्टिव हो। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप जब ग्राउंड पे जाते हो तो आप जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपका फोकस ऑफ कोर्स आपके ऊपर होता है कि आपको अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है। बट व्हेन यू आर टीचिंग, व्हेन यू आर गोइंग एंड प्लेइंग, इट मीन्स एवरीथिंग शुड बी ऑटो पायलट। आप मैच में जाके फिर अपने आप पे ध्यान नहीं देने चाहिए। यू शुड ऑलवेज थिंक हाउ टू विन द मैच, कैसे मुझे ये सिचुएशन में जाके कैसे चीजों को मेरे कंट्रोल में लाना और फिर डोमिनेट करना है। तो यस, टेक्निक में तो बहुत सुधार आया है। और आज जो बीसीसीआई और एमसीए के पास फैसिलिटीज है, 1995 में तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। सीआई का एक बहुत छोटा सा ऑफिस हुआ करता था, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। तो बहुत फैसिलिटीज इंप्रूव हुए हैं। अगर आप स्टेट क्रिकेट खेल रहे हो या स्टेट के प्रोबेबल्स में हो तो आपको इंडोर में इतना अच्छा प्रैक्टिस मिलता है, आपको ट्रेनर मिलते हैं, आपको फिजियोज मिलते हैं, आपको बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, सब कुछ मिलते हैं। ये उस टाइम पे लैकिंग था जब हम लोग अंडर 1995 में जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आजकल के जो प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है ना कभी कभी वो ओवर डिपेंडेंसी आ जाती है। आजकल के जो प्लेयर्स हैं वो खुद से ज्यादा नहीं सीखना चाहते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जनरल सी बात करता हूँ कि जैसे जैसे आपकी फैसिलिटीज आपके पास होते जाती है, आप ना बहुत डिपेंडेंसी आ जाती है आपके अंदर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर दो रूम में दो लोग बैठे हुए हैं और दोनों के पास मोबाइल फोन है, तो आप बुलाने को नहीं जाओगे, आप सोचोगे यार चल फोन करता हूँ, बुला लेता हूँ। तो वो टेक्निक में इतना इम्प्रूवमेंट आ गया है कि हम लोग जो हमारे अंदर से निकाल सकते हैं वो कहीं ना कहीं वो लैक हो रहा है। आप पहले के अगर आप क्रिकेटर देखोगे, जो 2000 के पहले के क्रिकेटर्स थे, वो खुद के इंटरेस्ट से बहुत क्रिकेट खेलते थे, उनका पैशन बहुत ज्यादा था। आजकल के क्रिकेटर्स ना के पास वो पैशन मुझे नहीं दिखता है, सीखने का पैशन, ग्राउंड पे थोड़ा 10-15 मिनट आने का पैशन, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने का पैशन, और कोचेस से किस तरीके से बात करना है उसका पैशन। पहले हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो हमको ऐसा लगता था कि सर मुझे 10 मिनट में कुछ बता देंगे तो बहुत हो जाएगा। आज के टाइम पे अपने पर्सनल कोचेस हैं उनके, तो ये जो डिपेंडेंसी है ना, मुझे लगता है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आजकल के प्लेयर्स को मैं यही बोलूंगा कि जैसे अभी मैं जो जिन प्लेयर्स को कोच कर रहा हूँ जो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, या मैं जिन क्रिकेटर्स के साथ रहा हूँ, मैं चमिंडावास ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज बताए अपने बारे में कि कैसे वो इतना बड़ा क्रिकेटर बना। मुझे ब्रायन लारा की स्टोरी उसने शेयर की कि कैसे वो उसका एटीट्यूड था। तो आई ऑलवेज से दीज यंग प्लेयर्स कि जब आप क्रिकेट खेलते हो ना, तो ये आपने चुना है। तो आप किसी और के लिए क्रिकेट मत खेलो, आप हमेशा अपने लिए खेलो। तो आप जितना ज्यादा खुद से सीखने की कोशिश करोगे उतना ही आप आगे जाओगे। ज्वाला सर, इन बिटवीन सबसे अहम क्वेश्चन, आपने एक बात तो बड़ी कह दी कि वसीम के साथ में, चमिंडावास के साथ में, आपके फाउंडेशन में जो बच्चे लोग, काफी आप लोगों ने आपने काफी स्ट्रगल किया, काफी बच्चों को हेल्प किया। बट एक आप जौहरी के नाम से भी जाने जाते हो, जो आपने एक जो कोहिनूर हीरा जो आपने चुना है, यशस्वी जायसवाल। पृथ्वी शॉ भी आपके पास था, बट यशस्वी जायसवाल जो आज आरसीसी के लिए बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है, और लगभग स्टोरी आपसे काफी मिलती जुलती है उसकी स्ट्रगल की। तो यशस्वी ये कैसा फाइन मिला, वो कहाँ से मिला ये बंदा? मैं नॉर्मली जाता रहता हूँ बच्चों के। तो 2013 में मैं एक आजाद मैदान में जा गया था, और वहां पे मैं मैच देख के आ रहा था, और तब तक किसी ने हाथ दिखाया और मैं एक नेट की तरफ चला गया। और वहां पे देखा तो विकेट बहुत खराब था और बहुत रफ, मींस एक लड़का बैटिंग कर रहा था, ए डिवीजन लेवल का बैट्समैन था, और बहुत बार बार बोल रहा था कि विकेट अच्छा नहीं बना है। तो मेरा भी इतना ध्यान नहीं था। तो एक उसके बाद दूसरा एक लड़का गया, छोटा सा था, 12 साल के आसपास का रहेगा, और बहुत कॉन्फिडेंटली बैटिंग करने लगा अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट। तो मैं थोड़ा सा देखने लगा उसको। मैं बोला ये देखना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बैट्समैन के ऊपर होता है कि विकेट कितना अच्छा है या बॉलर कितना अच्छा है। अगर आप अच्छी बैटिंग करते हो तो खराब विकेट पे भी आप अच्छे दिखोगे। तो मैंने बोला देख ये लड़का कितना अच्छा खेल रहा है। मेरे फ्रेंड था वहां पे, मुन्ना करके, अपोलो के लिए खेलता है। तो बोला कह रहे ज्वाला भाई इसके बहुत वांदे है और ये तो भागने वाला है यहाँ से, गांव जाने वाला है। तो मैं बोला क्यों, कहाँ से आया ये? तो जैसे ही बात करके खत्म किया, वैसे ही यशस्वी बाहर निकला नेट से और उसने ऐसे हेलमेट निकाला। तो जब मैंने देखा तो मैं बोला यार इतना छोटा लड़का। मैं बोला कहाँ रहता है तू?
तो बोला सर कहीं भी रहता हूँ फिलहाल तो ये मुस्लिम यूनाइटेड के टेंट में रहता हूँ। मैं बोला तेरे घर वाले किधर है? बोले वो आते जाते रहते हैं, आए थे चले गए, लेकिन मुझे क्रिकेट खेलना है तो मैं यहाँ रुक गया। और मैं बोला ये टेंट में क्यों रहता है? बोलता है सर कहीं और जगह नहीं मिला, चाचा का घर भी छोटा है, तो मैं यहीं रहता हूँ, इन ग्राउंड पे रहता हूँ ताकि मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करने को मिले। तो मैंने उसको बोला कि तू कुछ खेला है, कुछ मैचेस वैचेस खेला है क्या? तो बोला हाँ खेला हूँ। मैं बोला एक काम करना, मुझे अपने पेपर कटिंग्स लेके मेरे घर पे आना, अगर तूने कुछ अच्छा क्रिकेट में परफॉर्म किया है तो मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। तो मैंने थर्सडे को उसको मेरा कार्ड दिया और मेरे घर पे बुलाया 11 बजे, और अपना सब फाइल वाइल वो लेके आया। तो हैरिस शील्ड खेला था एक मैच और 210 किया था और 8 विकेट निकाला था। 2-3 पेपर कटिंग्स थे और बड़े इंप्रेसिव थे। तो मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ कि ये लड़का क्यों पीछे रह रहा है। तो जब मैंने उसको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है तेरा, तो बताने लगा कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता है, लोग मुझे हमेशा बोलते देने वाला नहीं है, तेरे जैसे कितने लोग आए। क्योंकि उस टाइम जब मैं मुंबई आया था क्रिकेट खेलने के लिए, जी। तो सेम बातें ना मेरे आसपास के लोग भी किया करते थे। क्योंकि मैं भी जब मैं वो जिम में और या दूध के डेयरी में रहता था तो लोग मुझे यही बोलते थे कि चले जाओ, क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हारी तो फैमिली भी बड़े अच्छे हैं, क्या उतना अच्छा खासा तुम्हारा वहां पे सब कुछ है। तो मुझे लेकिन स्टोरी मुझे लगा यार ये स्टोरी तो मेरे जैसा कुछ तो चल रहा है लाइफ में। और फिर मैं मेरे जैसे से बोल रहा था ना वैसे वैसे मैं अपने फ्लैशबैक में जा रहा था, और सेम चीजें कुछ 100% मिलती हुई चीजें दिख रही थी। कि उसको भी उस टाइम पे घुटने में इंजरी हो गया था, वो भाग नहीं पाता था। तो लोग उसको बोलते थे कि और भाग तभी तेरा इंजरी ठीक हो गया। तो जब मेरा शोल्डर का इंजरी हुआ था तो मुझे और भी लोग बोलते बोलेंगे। थे और रनिंग कर, तो ही तू फिटनेस नहीं है तेरे पास। तो जब वो मैंने आधा घंटा 40 मिनट खाली उसको सुना। मैंने उसको बताया नहीं मेरे बैकग्राउंड के बारे में। बोला एक काम कर, तो मेरे पास है ना पहले 1 हफ्ता प्रैक्टिस करने हैं, और फिर मैं देखता हूँ कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे ये भी देखना था कि मैं, क्योंकि इतना छोटा बच्चा, मुझे भी उसका एटीट्यूड और परखना था। और अगर मैं डायरेक्ट लेके आ जाता तो सही भी नहीं था, और व्यू करना था उसको। तो एक वीक वो एयर इंडिया ग्राउंड पे आने लगा प्रैक्टिस करने के लिए, आजाद मैदान में ही रहता था तभी। और तभी ओके। गाइल शील्ड आ गया। तो मैं बोला गाइल शील्ड तुझे खेलना है? तो बोला नहीं सर गाइल शील्ड मैं नहीं खेलूंगा, मेरे को बहुत डर लग रहा है अभी। ऐसा वैसा उसके मन में ना लोगों ने इतना डर डाल दिया था। कुछ भी बोलते थे उसको कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे पकड़ के लेके चले जाएंगे। मैं बोला देख तेरे को गाइल शील्ड खेलना है, मेरे पास रहना है तो तुझे गाइल शील्ड खेलना है। बोला नहीं नहीं सर। मैं बोला तुझे खेलना है मतलब खेलना है। तो वो, मैं बोला अगर तेरे साथ कुछ भी रॉन्ग हुआ ना, उसके माइंड में बहुत फियर था। वो फ्रेंडली ओके। मैचेस भी खेल रहा था तो रन नहीं बनाता था, 5 रन 6 रन 8 रन ऐसे ही करता था। बोलता था सर मेरे से परफॉर्मेंस ही नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर बोला तू गाइल शील्ड खेल, उसके बाद जो होगा देखेंगे। तो गाइल शील्ड खेलने गया और 47 रन किया और उसने 5 विकेट निकाले। और फिर आया मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए, तभी वो आजाद मैदान में ही रह रहा था। बोला क्या हुआ, कुछ हुआ तेरे को, किसी ने पकड़ा मारा निकाला? 47 रन किया ना, पेपर में नाम आया ना तेरा वापस से 1 साल के बाद? तो बोला हाँ सर आया। बोला नेक्स्ट मैच में अगर तूने, मैंने बोला नेक्स्ट मैच में कुछ बढ़ कर, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है तेरा। फिर नेक्स्ट मैच में उसने 319 रन नॉट आउट किया और 13 विकेट निकाला, जो ओके। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है। 319, बहुत बहुत अच्छा हेडलाइन आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, बैट एंड बॉल जायसवाल डज इट ऑल। तो मैंने वो पेपर ग्रेट। कटिंग रखा और उसको दिखाया। बोला देख ये चाहिए मुझे तुझसे। तो उस दिन शाम को वो मैच एक्चुअली जल्दी खत्म हो गया था। और इनफैक्ट अगर उसको थोड़ा टाइम देते थे, डिक्लेयर कर दिया इनकी टीम ने, तो शायद उस दिन 400 या 500 भी मार देता आराम से। तो मैच तो जल्दी खत्म हो गया, थर्ड डे का लास्ट मॉर्निंग में ही खत्म हो गया। तो वो अपने डैड को लेके आया प्रैक्टिस कराने के लिए। तो उसके डैड आए हुए थे शायद। तो मैंने उसको बोला चल प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने उसको अच्छे ए डिवीजन लेवल के बॉलर्स के अगेंस्ट बैटिंग कराया। तब वो बहुत छोटा था और उसके डैड मेरे से मिलने आ रहे थे। मैं बोला आराम से मिलेंगे। और फिर प्रैक्टिस खत्म होने के बाद मैंने उसको और उसके डैड को गाड़ी में बिठाया। और मेरा एक चौल में भी रूम था, मैं जहाँ रहता था उसके ही पास। तो मैं वहां पे लेके गया जहाँ मैं कभी रहा करता था, वो मैंने रखा था रूम। तो मैंने बोला आज से ये लड़का यहीं रहेगा और आप इसको यहाँ छोड़ दीजिए। उसके डैड एकदम इमोशनल हो गए और एकदम रोने जैसे हो गए। बोले सर मैं इतना परेशान था मेरे लड़के को लेके, और हम लोग तो एकदम उम्मीद ही छोड़ दिए थे। हम मैं तो इसको आया था कि अब चल यहाँ से गांव चल, अभी उधर ही रहे, यहाँ पे कुछ नहीं है तेरा।
और आप पता नहीं कहाँ से आ गए। तो मैंने भी सोचा था जब मैं क्रिकेट छोड़ रहा था, तो मैं पता नहीं, एक माइंड में, मेरे बैक ऑफ माइंड हमेशा था कि मैं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को तो सपोर्ट करूंगा जो मेरे जैसे एटीट्यूड लेके मुंबई में आएगा या कहीं का भी होगा, आई डोंट केयर, लेकिन ऐसा लड़का जो क्रिकेट के लिए कुछ भी करना चाहे। बाद में यशस्वी ने मुझे एक चीज बोला कि अगर सर मुझे खाली आप क्रिकेट खिलाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके डैड ने भी बोला कि आप इसको खाली क्रिकेट खिलाना, घर का भी काम करवाओगे, जो भी जूता भी पॉलिश करवाओगे बिल्कुल। करेगा, लेकिन इसको क्रिकेट खिलाना। ये जो वर्ड था ना, एक्चुअली ये मैं भी सोचता था जब मैं क्रिकेट खेलने आया था कि बिल्कुल। मुझसे कोई कितना भी काम करा ले, लेकिन मुझे क्रिकेट खिलाए। तो वो बहुत स्टोरी, मैचिंग स्टोरी थी। और फिर उसके बाद उसके डैड हाथ जोड़ के सीधा चले गए, बोले आज के बाद आप, माँ बाप, कोच, जो भी बोलना है आप बोलो, ये लड़का आपका है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप जो करवाना है इससे करवाओ, खाली इसको क्रिकेट खिलाना। और उसके बाद से लेके आज तक उसके फैमिली का कभी भी कोई भी इंटरफेयर नहीं आया मेरे और यशस्वी के बीच में, और एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। उसके बाद फिर नेक्स्ट मैच फिर आया गाइल शील्ड का। तब वो रहता था वहां, सोने जाता था चौल में, लेकिन दिन भर मेरे घर पे रहता था, आसपास ही था वो, सांता क्रूज में। और मैं दिन भर उसको समझाते रहता था, गाड़ी में घुमाता था, यहाँ वहाँ प्रैक्टिस कराने ले जाता था। मैं भी पैशनेट हो गया जी। उसका टैलेंट देख के। तो मुझे लगा कि जब मैं उसको प्रैक्टिस कराता था तो कभी भी मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी और को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मुझे लगता था मैं खुद का ही क्रिकेट खेल रहा हूँ उसके साथ। मैं चूंकि फास्ट बॉलर था तो उसको फायदा हो गया कि मैं उसको नए बॉल से बहुत बॉलिंग करता था, और फिर अलग अलग जगह ले जाता था। फिर नेक्स्ट मैच जब था तो मैंने बोला, और अभी तो तूने 300 किया ना, नेक्स्ट मैच में क्या करेगा? बोला सर जो भी करूंगा आप, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर नेक्स्ट मैच में भी उसने 202 रन नॉट आउट किया और 12 विकेट निकाले। तो 3 मैच में उसने कुछ 600 के आसपास रन किया और 30 विकेट लिए, जो ये भी एक रिकॉर्ड है। मैंने कंफर्म करने के लिए भेजा था, बट ऐसा कुछ मिला नहीं। ये भी एक रिकॉर्ड है कि एक टूर्नामेंट में 3 मैच में अराउंड 600 रन एंड 30 विकेट्स। तो वहां से फिर धीरे 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 फिर सीजन खत्म हो गया। फिर बारिश में हमने बहुत मेहनत किया। मेरा एक टूर्नामेंट होता है मित्सुई सोजी T20 लीग, सबको पता होगा। बिल्कुल। तो दिलीप वेंगसरकर सर आए थे, उनको मैंने बुलाया था चीफ गेस्ट करके। ये लड़के के लिए बहुत पैशनेट हो गया। मैंने बोला सर आपको ना एक लड़के से मिलाता हूँ जो आगे जाके ना अच्छा क्रिकेट खेलेगा। मैं बोला सर ये अलग बुला तो पुलिस जिम खाना पे थे हम लोग। तो मैं उसको बुलाया, मिला, देख सर से बात कर। तो सर बोले क्या नाम है तेरा? तो बोला यशस्वी जायसवाल। तो बोला गुगली डालता है? तो बोला हाँ सर डालता हूँ। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो बोले सर बोले कि आगे जाके इसको लेके आना, मैं जरा देखूंगा कैसा खेलता है। तो मैंने उनको एल्फ में भी उनको उनके एकेडमी में भेजा, उनको भी पसंद आया। फिर आगे जाके वो वहाँ के अंडर 14 के टूर्नामेंट खेलने लगा। फिर मैं एक बार उसको वसीम के पास लेके गया। मैं बोला वसीम को ही बोला, मैं एक देख एक लड़का है मेरे पास, वसीम भाई, ये अलग ही लेवल का लड़का है, ये कुछ तो करेगा लाइफ में, तो मैं चाहता हूँ कि आप इससे बात करो। तो वसीम के घर पे लेके गया मैं, और वहाँ पे हम लोग डिनर विनर कर रहे थे। तो वसीम ने उसको एक ही चीज बोला, मुझे अभी भी याद है, और बहुत अच्छी बात बोली वसीम ने भी, कि रन बनाता है बड़ा तू, बहुत अच्छी बात है, इसको छोड़ना मत। रन बड़ा बड़ा रन बनाना एक हैबिट होती है, ये सबको लगती नहीं है, अगर तेरे को लगी है तो तू छोड़ना मत। तो बाद में नशा यशस्वी को है। ना ये बात मुझे लगता है बहुत अच्छे से लग गया कि वो बड़े इनिंग्स खेलने लगा। फिर उसके बाद से तो नेक्स्ट सीजन वो 2013-14 के बाद जो 14-15 का सीजन था, वो हैरिस शील्ड और गाइल शील्ड में और इंटर स्कूल जितने टूर्नामेंट थे, वो 21 मैच में उसने 16 सेंचुरीज किया था। मतलब 21 इनिंग में 16 सेंचुरी थे उसके, और क्या बात। 8 सेंचुरीज तो लगातार किया उसने। और वो भी 100 नहीं बनाता था, वो 150, 200, और सब नॉट आउट, ऑलमोस्ट बड़ा। सारे उसके सेंचुरीज नॉट आउट होते थे। और 10 विकेट, 12 विकेट, हैट्रिक्स। तो हैरिस शील्ड गाइल शील्ड में तो उसने ऑलमोस्ट कोई प्राइज ही नहीं बचा जो उसको नहीं मिला हो। देन फिर वो मुंबई अंडर 16, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक था कि कांगा लीग उसको खिलाना था मुझे। तो मैंने पहले चूंकि मुस्लिम यूनाइटेड के टेंट में रहता था, तो असलम शेख, लेट असलम शेख बेचारे बहुत अच्छे क्रिकेटर, बोला असलम जो भाई एक लड़का है, यशस्वी को आप खिलाओगे क्या? तो बोले कि ए डिवीजन ज्वाला भाई कैसे खेलेगा ये? मैं बोला कि ठीक है, एक काम करो, आप टीम के साथ रखो उसको,
अगर आपको लगेगा खिलाना है तो खिला लेना, नहीं तो फिर देखते हैं फिर। तो उस टाइम कांगा लीग 1.5 दिन का होता था, जो बीच में एक फॉर्मेट आया था। तो जी पहला 2 मैच इसको नहीं खिलाया, और तीसरा मैच डीवाई पाटिल पे था। तो मैंने दिलीप वेंगसरकर सर ने मेरे को ऐसे पूछा, मतलब कहाँ से खेल रहा है? मैं बोला सर ए डिवीजन खिला रहा हूँ मुस्लिम यूनाइटेड से। तो बोले अरे ए डिवीजन में क्यों खिला रहा है? मैं बोला सर देखते हैं, अभी मैं उसको देखा हूँ, जितना फास्ट बॉलर उसको अच्छा खेलता है तो अच्छा ही करेगा सर। बोले नहीं नहीं। मैं बोला सर देखते हैं क्या करता है, बहुत होगा तो नहीं खिलाएंगे, वैसे भी 12-13 साल का ही तो है। तो फिर थर्ड मैच में मैंने असलम को बोला, ये लोग सेकेंड मैच शायद न्यू इन से थोड़ा सा शायद फर्स्ट इनिंग हार गए थे। मैं बोला एक चांस लेके देखो असलम भाई, मेरे मेरे कहने पे जाओ, अगर इसने कुछ नहीं किया ना तो कुछ भी हारने को मैं तैयार हूँ। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था क्या बात। यशस्वी पे। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ अगला। तो नेक्स्ट मैच उसको डीवाई पाटिल के अगेंस्ट खिला दिया, वो भी वो अपना यूनिवर्सिटी वाला बड़ा ग्राउंड। इसके पहले के मैचेस क्या न्यू इन बात पे थे या मीन्स अपना मुंबई के मैदान पे थे। अब डीवाई पाटिल इतना बड़ा ग्राउंड, पाटिल का साइड एकदम भयंकर, वही पैक साइड फुल। तो असलम ने मेरे को कॉल किया, बोला ज्वाला भाई कल मैं इसको डेब्यू करा रहा हूँ डीवाई पाटिल के अगेंस्ट। तो मैं बोला चलो ठीक है, अब खेलना तो क्रिकेट ही है, चाहे किसी के अगेंस्ट आप खेलोगे। जी। तो इसको 1.5 दिन का मैच था और वो लोग का जल्दी गिर गया, कुछ 5 विकेट कुछ जल्दी गिर गया। तो इसको 8 नंबर पे भेजा था, ऊपर नहीं भेजा था, कुछ 8 नंबर पे, कुछ 7 या 8 नंबर पे बैटिंग करने गया। तो फर्स्ट डे नॉट आउट था, 1.5 दिन का था उस दिन। और नेक्स्ट लंच तक ये बैटिंग किया। क्या बात है। 137 बॉल्स खेला उस दिन, वो कांगा लीग में है वो भी। वो भी कांगड़ा एक और विकेट कुछ पे। कांगा लीग विकेट और बॉलिंग अटैक, ऑलमोस्ट सारे रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए प्लेयर्स थे। और बॉम्बे 12 टीम ऑलमोस्ट। फुल पूरा पैक साइड। और इतना इसको स्लेजिंग कर रहे थे उस दिन, क्या रे तेरा बॉल जाता नहीं है, मुझे बाद में बता रहा था। और इतना शॉर्ट बॉल कभी बोलता मैं जिंदगी में खेला ही नहीं था, मेरे को सब शॉर्ट बॉल ही डाल रहे थे। तो मेरे को एक्चुअली मैंने उसका एक प्रिपरेशन कराया था, कांगा लीग के जस्ट पहले मैं उसको मीरा रोड में इंडोर में लेके जाता था। जी तो ये ना आगे का बॉल ना बहुत अच्छा खेलता था, तो मैं बोला यार इसको शॉर्ट बॉल अगर सीख जाएगा तो ये एज में तो बहुत ही अच्छा करेगा। तो मैंने बोला तू बाउंसर खेलेगा क्या, उसी टाइम पे कांगा लीग के जस्ट पहले। तो बोला हाँ सर। तो मैंने पहले 65 से स्टार्ट किया, 75। ये 85 का बाउंसर्स ना बड़े आराम से खेलता था, पुल मार देता था 85 अपना माइल्स के स्पीड पे। तो मुझे पता था कि ये फास्ट बॉलर को ना अच्छा खेलेगा। तो उस दिन है ना 70% जो भी बॉल उसको फास्ट बॉलर्स ने डाले थे सब शॉर्ट बॉल डाले थे। और जी। एक्चुअली वो शॉर्ट बॉल का जो प्रैक्टिस किया था ना उससे उसको बहुत फायदा हुआ। और ये छोड़ने वोड़ने का बहुत अच्छा प्रैक्टिस करके गया था, और लकीली अच्छा भी कर गया। वो इनिंग ना, मैं मुझे लगता है ना कि कोई छोटा लड़का नहीं खेल सकता है, ऑर्डिनरी लड़का नहीं खेल सकता है, कि कांगा लीग में 8 नंबर पे जाके आप 137 बॉल, और वो लास्ट विकेट पे आउट हुआ, लंच के जस्ट बाद आउट हुआ। तो 2.5 घंटा करीब बैटिंग की, 2.5-3 घंटे के बीच में बैटिंग किया। मुझे उसी दिन लगा कि ये आगे जाके बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेगा। फिर वेरी बिल्कुल। नेक्स्ट मैच शिवाजी पार्क जिमखाना के साथ था इनका, और उस मैच में ना रमेश पवार खेल रहा था। और उस टाइम पे जी रमेश पवार वॉज मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी वगैरह सब खेल रहे थे और बहुत अच्छा मतलब टच में भी थे। तो ये जब ये बॉलिंग करने गया तो इसने रमेश पवार को आउट किया, 3 विकेट निकाला था उस दिन। जी। और फिर जब बैटिंग करने आया तो रमेश पवार को खेल के निकाला, इसने 25 नॉट आउट किया। रमेश पवार के मुझे लगता है कुछ 4 या 5 ओवर खेल के निकाल लिया इसने। क्या और यू बात कैन है। अंडरस्टैंड कि एक स्कूल लेवल का लड़का जो गाइल शील्ड खेल रहा है, हैरिस शील्ड खेल रहा है, और वो ए डिवीजन में अगर रमेश पवार जैसे बॉलर को देख के डरता नहीं है, तो एटीट्यूड आप समझ सकते हो कि क्या होएगा वो प्लेयर का। बिल्कुल। तो मुझे समझ में आ गया कि अगर ये लड़का कांगा लीग में जाके ड्राई मीन्स ऐसे विकेट पे जाके अगर ये नॉट आउट रहता है, 2-2 2.5 घंटा बैटिंग कर लेता है, व्हाट एल्स यू वांट इन कांगा लीग। तो फिर उसके बाद तो बड़े ऑलमोस्ट वो स्टार्ट ही उसका ए डिवीजन क्रिकेट से हुआ, और स्कूल क्रिकेट तो फिर उसके लिए कुछ ज्यादा ये नहीं था, इजी था। देन वो स्कूल क्रिकेट में उसने बहुत रन, और फिर मुंबई अंडर 16 के प्रोबेबल्स में आया 1 साल के बाद। तो ये जस्ट जब ये प्रोबेबल्स में आया कि जस्ट पहले मुझे दिलीप सर ने बोला कि इसको इंग्लैंड लेके चलेंगे इस साल, उनका हर साल टीम जाता है। तो मैंने बोला हाँ सर आप जैसा बोलो वैसा। तो मैं बड़ा एक्साइट था, बोला सर इसको ये मुझे, मैं भी आता हूँ आपके साथ, जरा देखता हूँ इंग्लैंड में कैसा खेलता है।
तो लेके गए हम लोग इंग्लैंड, और फर्स्ट मैच हो रहा था, बहुत अच्छा साइड था, और इसको शायद ओपन करने भेजा था, यस ओपन करने भेजा था। और पहले बारिश हो रहा था, रुक रहा था, बारिश हो रहा था, रुक रहा था, तो सामने वाले टीम ने कुछ 25 ओवर्स में 130 कुछ ऐसा बनाया, और ये लोग का स्टार्ट ना बहुत स्लो था, सारे लड़के पहली बार इंग्लैंड गए थे ज्यादातर, जी और कंडीशन का कुछ आइडिया नहीं था, ठंडी लग रहा था, सब हाथ वाथ एकदम, और दिलीप सर ऊपर से इसको चिल्ला रहे थे मारने के लिए, और ये अपना गेम खेले जा रहा था आराम से, सिंगल डबल सिंगल डबल, और मैं देख रहा था बोला ये कर क्या रहा है। तो बाद में फिर ये अकेला इसने ही रन किया, 59 रन किया इसने, और जी ये लोग हार गए मैच, लेकिन बाद में इसने जो स्कोरिंग रेट था ना इसने कवर कर लिया। पहले थोड़ा स्लो खेला, और बाकी लोग थोड़ा प्रेशर में आके 25 ओवर का मैच सोच के आड़ा टेढ़ा शॉट्स खेल के आउट होते जा रहे थे, ये बराबर एक इंच पकड़ के अच्छा खेल रहा था। तो इसका क्रिकेटिंग ब्रेन जो था ना, मैं वो उस दिन भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर बोल रहे हैं और ये बराबर, लेकिन एंड ऑफ द डे उसने कवर कर लिया, 3 4 5 बाउंड्रीज मार के कवर कर लिया। तो ये जिसका लर्निंग एबिलिटी ना बहुत अच्छा है, और बाद में वो पूरा टूर पे इसने हर मैच में परफॉर्म किया। तो मैं तो 1 या 2 मैच के बाद थोड़ा सा बोर हो गया, मैं बोला मैं तू मैच खेल, मैं जरा लंदन वंडन जाता हूँ, और फिर फोन पे रहेंगे टच में। तो अगले मैच में जल्दी आउट हो गया, फिर 89 नॉट आउट, 90 नॉट आउट। तो मैं उसको बोला क्या तू इधर नॉट आउट होने के लिए आया क्या, 100 कब बनाएगा, ओपनर है तू 100 नहीं बना रहा है। मैं बोला नेक्स्ट टाइम तभी तू फोन करना जब तू 100 बनाएगा, तो मैं तेरा वो 80 90 रन देखने के लिए आऊंगा नहीं। 2 नॉट आउट। पहला जो था उसका स्टेट का सीजन बहुत अच्छा नहीं गया था, नॉर्मली था, एडेड ट्रॉफी होता है, तो पहले मैच में जल्दी आउट हो गया, फिर दूसरे मैच में भी जल्दी आउट हो गया। तो तीसरे मैच में उसको सिलेक्टर्स ने बुलाया और बोला क्या तेरे से हम लोग ये उम्मीद नहीं करते कि तू खाली मुंबई के लिए खेले, उसके आगे का क्रिकेट खेलना है। तो आया घर पे बहुत डिसअपॉइंट था। मैं बोला जा अभी तेरा थर्ड मैच है, कुछ कर अच्छा। तो नेक्स्ट डे, और मैं भी, मुझे भी मजा नहीं आ रहा था क्योंकि उसके रन्स वही 30 35 36, तो मैं ज्यादा मजा नहीं आ रहा था उसके परफॉर्मेंस में। तो मैं उस दिन शाम को पैडे ट्रॉफी का मैच था नेशनल पे, और मैं कहीं पे तो ऐसे ही बैठा था, कोई कोचिंग में था, इसने कॉल किया। वो मैं बोला क्या हुआ आज, बोलता है सर 74। तो मैं बोला 74, मैं लगा क्यों कॉल किया 74 पे। तो बोला 74, अब मुझे थोड़ा सुना ही नहीं दिया ठीक से। तो बोला कि मैं बोला सर पेपर में आएगा कल। बोला चल फोन रख। 74 रन पे कौन सा पेपर में आएगा, मैं अपने आप से बात किया। देन फिर मैं एमसीए के साइड पे गया और देखा तो 274 बोल रहा था वो, एक ही दिन में, फुल डे में। ज्वाला सर, इधर हाँ मैं हाँ थोड़ा आपको इंटरप्ट करूंगा, हाँ क्योंकि वो जो मैच हुई उसकी पैडे ट्रॉफी की 284, ही स्कोर हाँ, 284, और 274, उस वक्त 274। उसका अनफॉर्चुनेटली उसका कोच मैं था वो मैच के लिए, पैडे के लिए, अपना वो रोहित शर्मा वाह 11 से खेल रहा था। वंडरफुल। और अच्छा, हाँ, और सुबह में हम लोग टॉस जीते, मैं ये आया मेरे पास बैठा हाँ था। राइट राइट। हाँ, तो मेरे को बोलता सर टॉस जीत के बैटिंग करेंगे। मतलब तू हाँ पागल हो गया क्या, नेशनल के विकेट पे तो बैटिंग करेगा, और ये मैच जीतना जरूरी है, मैच जीते तो आप लोग फाइनल चैंप होते हो। नहीं सर मेरी बात मान दो ना, हाँ बैटिंग करते हैं। मतलब तू हाँ क्या हाँ हाँ बोलता है, सर मेरे पे भरोसा रखो। और ये बात उसने वहां साबित कर दी। उस दिन से मैं भी उसका फैन बन गया। हम लोग के 70 पे 6 विकेट थे लंच हम्म, तक। लंच में टॉस जीत के बैटिंग लिया बंदे ने, यही कैप्टन था। 70 फॉर 6 विकेट। हाँ लंच में मेरे पास हाँ आके बैठा बाजू में, मैं भी हाँ बोला लंच करो यार। मेरे को बोलता अरे सर आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना बैटिंग को अभी तक, बोले आप क्यों टेंशन ले रहे हो। मतलब नहीं हाँ देख, हाँ, अभी है तो तो नहीं। तू एक ही है, तू तेरा चॉइस है, तू लिया, मैं आप लोग पे छोड़ा हूं, मुझे कुछ ये नहीं है। नाउ जो बैटिंग किया है उसने 7 और 8 नंबर के बच्चों को लेके, उसके 17 रन, इसके 274 रन, एंड ऑफ द डे, और पूरा मैच निकाल के सही है दिया वो। सही है। उसके उस पे ही वो मैच हम लोग जीते और वो चैंपियन बने। एंड देन वो उसका ग्राफ मीन्स, उस दिन से मैं खुद उसका फैन हो गया, यशस्वी का नाम सुनता था, बच्चों को देखता था। हम्म, तो जैसा आपने बताया उसके बारे में, क्या वो नशा जो बड़ा रन करने का और कॉन्फिडेंस लेवल, ग्रेट। सॉरी सर। देन देन फिर वो साल जो मुंबई के लिए खेला, तो 1 2 मैच में 50 50 करके आउट हो रहा था। तो वसीम ने मुझे वापस कॉल किया क्योंकि वसीम उसका परफॉर्मेंस ना देख रहा था। तो बोला क्या रे तेरा वो लड़का जो है ना
वो क्या स्कूल लेवल का ही प्लेयर है क्या? स्कूल में और सिलेक्शन मैच में रन बनाएगा क्या? बॉम्बे के लिए कभी रन करेगा? तो लास्ट मैच था उसका सौराष्ट्र में, शायद उसने बिल्कुल 100 नहीं किया था, सब में ऐसे 50-60 ऐसे विकेट्स ले रहा था। उस साल उसने 30 विकेट निकाला था, वेस्ट जोन का हाईएस्ट विकेट टेकर था। तो मैं बोला देख वसीम भाई ने तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला है, और मेरे को ऐसा टैग नहीं चाहिए कि तू है ना खाली सिलेक्शन मैच और स्कूल क्रिकेट का ही परफॉर्मर है, अभी तेरे को जाके कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो रिप्लाई नहीं करता है, उसका आदत है कभी भी। तो बिल्कुल। गया वो उधर, और पहले उसने बॉलिंग डाला, 3 विकेट निकाला, और फिर बैटिंग आया उसका। डे वन उसने शाम को बैटिंग करना चालू किया, अगला पूरा दिन बैटिंग किया अगेंस्ट सौराष्ट्र, और थर्ड डे मॉर्निंग में डिक्लेयर हुआ, 203 नॉट आउट किया उसने। और शायद अगर ओपनिंग किया होता तो ऑलमोस्ट वो तीनों दिन ग्राउंड पे रहा होता, एक भी मिनट बिल्कुल। आउट ऑफ ग्राउंड नहीं होता था। लेकिन वो 1 डाउन गया था तो शायद वो हो गया, तो शायद हो सकता वो भी एक रिकॉर्ड होता। तो मैंने मैसेज किया, बोला भाई उसका। एंड देन फिर उसके बाद वो मुंबई क्वालिफाई हुई थी और विदर्भा से हार गई थी पहले नॉकआउट के मैच में। देन अंडर 16 तो ऐसे ही गया। फिर अंडर 19 में उसको लिया था उसी साल, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, और वीनू मंकर ट्रॉफी में उसको खिलाया था 2017 में। वीनू मंकर ट्रॉफी में उसको लिया था, और मैं कहीं पे बाहर था, मैं साउथ अफ्रीका में था कि ये साल अंडर 19 कैसे भी करके खेलना चाहिए, और ये साल अगर थोड़ा अलग टैलेंट दिखेगा तो मैंने उसको बोला कि चल ठीक है कोई बात नहीं, तूने एक मैच खिलाया, दूसरे मैच में नहीं खिलाया, 3 मैच थे अपने पैडे ट्रॉफी के, तो बीच में मैं वो पुलिस शील्ड खिलाया उसको, पुलिस शील्ड अपना पुलिस जिमखाना से खिलाया मैं। उसमें उसने अच्छा किया, उसने 56 किया उसने, और रन आउट हो गया। और उस मैच में ना अपना संतोष शिंदे खेल रहा था, तो मैं बोला जी। संतोष भाई देखना बैटिंग कैसा कर रहा है ये, तो बोला अच्छा है रे, अच्छा है, अच्छा है। तो फिर मैं कुछ बोला नहीं, और फिर मैंने 1-2 जन से बात किया अपना, मैं बोला यार इसको एक चांस और मिलना चाहिए अंडर 19 सिलेक्शन मैच में। अंडर 16 का हाईएस्ट रन गेटर है, हाईएस्ट विकेट टेकर है, अभी ए डिवीजन में भी रन कर रहा है। तो मैंने ना राजेश पवार को बोला, मैं बोला यार अच्छा कर रहा है ये, पुलिस शील्ड में अगर 50 कर रहा है तो तुम लोग एटलीस्ट पैडेड अपना महिंद्रा का एक मैच और इसको खिला के देख लो। अगर ये नहीं करता है तो फिर अंडर 16 में तो खेल नहीं वाला है, लेकिन अगर 16 का लड़का अगर 19 में खेलेगा तो उसको भी फायदा होगा और अपना मुंबई का भी फायदा होगा। बिल्कुल। तो राजेश भी बोला कि नहीं यार, उसको देखा 3 मैच में देखा, नहीं किया कुछ। मैं बोला यार प्रैक्टिस में नहीं थे, बारिश था, अभी अच्छा टच में अभी इसको खिलाओ। फिर बहुत मेरा बात हुआ, तो बाद में वो लोग कन्विंस हो गए थोड़ा सा, और क्या हुआ, मुंबई का टीम निकल गया, कोई मैच के लिए जाने वाले थे, तो 15 जन का जगह भी खाली हो गया साथ में, जो सिलेक्शन मैच में खेल रहे थे। तो इसका लास्ट मैच जो पैडे का था, इसको खिलाया और उसको कैप्टन ही बना दिया डायरेक्ट। तो सीरियसली इसमें सिलेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल था। अगर वो लोग ने नहीं पिक किया होता तो शायद यशस्वी नहीं इतना जल्दी ऊपर आता। वो मैच उसके लाइफ का ना बहुत टर्निंग पॉइंट था। वो न्यू इन पे मैच था, मैं बोला देख, उसको एक दिन पहले बोला मैंने, उसको एक दिन बहुत प्रैक्टिस कराया, बहुत मोटिवेट किया, उसको खाना वाना खिलाया, इधर उधर ले जाके उसको समझाया। वो मेरे को बोलने लगा कि सर मैं क्या जानबूझ के आउट हो रहा हूँ, हो जा रहा है तो मैं क्या करूँ अभी सर। बोला तू अभी दुनिया का मत सोच, ये जो मैच है ना ये प्रूव करेगा कि यशस्वी जायसवाल एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट है या यशस्वी जायसवाल एक ऑर्डिनरी लड़का है। अभी तेरे ऊपर है, चांस सिलेक्टर्स ने तुझे दे दिया है, अब तेरे ऊपर है कि तुझे उनको प्रूव करना है कि हाँ आपने मेरे पे ट्रस्ट किया, तो मैं आपके ट्रस्ट पे और अच्छा करके आऊं। तो न्यू इन पे मैच था, और वो मैच में उसने 137 किया, और जो बैटिंग किया 137 रन का जो इनिंग खेला और दो विकेट निकाला, दैट वाज टू गुड इनिंग, एक चांस ही नहीं दिया उसने। और जो शॉट्स खेले ना, वो मैं पूरा मैच देख रहा था, एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिकेट। उसके बाद अगेन वो मुंबई अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हुआ, और पहला मैच वो मध्य प्रदेश के अगेंस्ट पहला मैच था। मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश के साथ, मध्य या रेलवेज के साथ, किसी के साथ था। उधर उसने 177 किया पहले मैच में। देन सेकेंड मैच में उसने 218 किया, 3 ही मैच खेला था, और थर्ड मैच में उसने 77 किया, इसके अगेंस्ट, कर्नाटक के अगेंस्ट। मध्य प्रदेश 177, रेलवे 218, और थर्ड मैच 77। मुंबई थर्ड मैच शायद हार गया और क्वालिफाई नहीं हुआ।
वहां से फिर बहुत अच्छा उसका ग्राफ वापस ऊपर आया, और फिर उसका एक और टर्निंग पॉइंट था एमपीएल।